So let us start with the notification which was released by Lok Sabha Secretariat on 24th March 2023. It says, Shri Rahul Gandhi, member of Lok Sabha representing Wayanad parliamentary constituency of Kerala, stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction. ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, डेट ऑफ हिज कन्विक्शन। साथ में क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्लियामेंट्री एक्ट के बताए गए? इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीड विद सेक्शन 8 ऑफ आरपीए 1951. We have discussed both these issues. First is disqualification of members, article 101, 102, 3, 4. And then while discussing about the RPA, we have discussed section 8 in detail. आज हम ये देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर इश्यू में आईपीसी के क्या सेक्शन को यूज किया गया, सेक्शन 8 में कौन सा प्रोविजन यूज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविजन है। इसके बाद में मेजर बात यह है कि रेमेडीज क्या है। श्री राहुल गांधी के पास अभी रेमेडीज क्या है, और फॉर दैट मैटर एनी अदर एमपी इन दिस सिचुएशन, तो उनके पास रेमेडीज क्या होंगे। इसे समझने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखने होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में 102 है, 103 है, आर्टिकल 102, 103 आप सब जानते हैं, डिटेल में इसको पढ़ा हमने। इसके अलावा आरपीए एक्ट, इसमें हमें सेक्शन 8 को देखना है। इसके अलावा हमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को रेफर करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इश्यू को डिटेल में समझने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 102 एंड 103। क्या है 102 आर्टिकल? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग chosen as or from being a member of either house of the parliament. हम केवल यहां पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड प्रोविजन को यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्या प्रोविजन बताए थे उसमें हमने? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 102 में कुछ प्रोविजंस हैं, अगर वो किसी कैंडिडेट पे अप्लाई होते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एज एन मेंबरशिप ऑफ एमपी। देन उसी आर्टिकल में लास्ट में लिखा है इफ ही सो डिस्क्वालिफाइड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इन प्रोविजंस के अलावा भी अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है इन दिस रिगार्ड, उसके प्रोविजन के अंडर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, बात यहां खत्म हो गई। अब देखते हैं आर्टिकल 103 में क्या लिखा है। डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस। इस वर्ड को ध्यान रखो, आज के इस शॉर्ट सेशन के अंदर एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में जुड़े हुए हैं सब, तो बहुत ध्यान से सुनो चीजों को। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, टू वेदर द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन दिस बॉक्स, एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन 102 clause 1, this one, then the question shall be referred to the decision of the president and his decision shall be final but on the recommendation of opinion of election commission and shall act according to such opinion। मतलब 103 में क्या है, जब ये डिसीजन लेना हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये जो पर्सन है जिसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, whether he is subject to these particular clauses of article 102, ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट जो कहेंगे वो फाइनल होगा, बट वो इसके ओपिनियन पे बोलेंगे इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन उनके ऊपर बाइंडिंग होगा, शेल एक्ट अकॉर्डिंग। ये तो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन। इसमें 101 भी है, 104 भी है, हमें पर्टिकुलर वही चीज देखनी है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 8। यहां आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सेक्शन 8 में क्या था? सेक्शन 8 के अंदर 4 प्रोविजन है, 4 क्लोज है। पहले में क्या है? ए पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर,
इसमें बहुत सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, कस्टम्स एक्ट, नारकोटिक्स, इन सब एक्ट्स के साथ में सेक्शन लिखे हुए हैं। उन सेक्शंस में अगर पर्सन इज कन्विक्टेड देन शैल बी डिस्क्वालिफाइड वेयर द कन्विक्टेड पर्सन सेंटेंस टू। कैसे? अगर इन पर्टिकुलर जो मैंने बताया एक्ट्स आपको, जो कि हमारे यहाँ पर्टिकुलर इश्यू के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी देख लो ताकि आप लोकेट कर पाओ कि एक्चुअल कौन सा प्रोविजन यूज किया गया। सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, कस्टम्स, नारकोटिक्स, बहुत सारे एक्ट वहां लिखे हुए हैं। उनमें अगर किसी का कन्विक्शन होता है और अगर उसे फाइन लगता है ओनली, तो फाइन के बाद जिस दिन फाइन लगा उस दिन से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। और अगर इम्प्रिजनमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट, तो जितना भी इम्प्रिजनमेंट हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, पूरा जेल का टाइम प्लस 6 साल और। समझ पा रहे हैं? केवल फाइन लगा तो 6 साल डिस्क्वालीफाई, और जेल हुई तो जेल का टर्म प्लस 6 ईयर्स। ये तो हो गया क्लोज 1, जिसका राहुल गांधी के केस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ए पर्सन कन्विक्टेड फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, इसमें 3 एक्ट आपके दिए हुए, डोरी प्रोहिबिशन, होर्डिंग एंड प्रॉफिटेरिंग, और फूड अडल्ट्रेशन एंड ड्रग्स। इन के अंदर इन 3 एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में इफ यू आर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 6 ईयर्स, तो आप यहां देखें इसमें केवल जेल हो जाए तो भी आप 6 साल के लिए गए। इसमें मोर देन 6 मंथ, मतलब इन पर्टिकुलर एक्ट्स के अंदर अगर जेल हो भी गई, चाहे 1 ही दिन की हुई हो, चाहे 5 दिन की हुई हो, चाहे 5 साल की, पूरी जेल टर्म काटने के 6 साल बाद तक आप डिस्क्वालीफाई। इन केसेस में अगर 6 महीने से ज्यादा हो गई, जेल टर्म काटने के बाद 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। बट यहां हर जगह क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ सच कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। तो जिस दिन कन्विक्शन हुआ उसी दिन से डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। इसका भी राहुल गांधी के केस से कोई लेना देना नहीं है। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 8A ऑफ आरपी 1951। The provision convicted of any, the person convicted of any offense and sentenced to imprisonment of not less than 2 years। इसमें जो एक्ट लिखे हैं, इन एक्ट्स के अलावा इंडिया में किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कुछ भी अप्लाई करके अगर 2 साल की सजा हो गई, 2 या 2 से ज्यादा की, फिर से सुनो, इनमें जो एक्ट बताए हुए हैं इन एक्ट्स के अलावा इंडिया में किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, देन द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 ईयर्स। यहां भी लिखा है फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, एंड दिस प्रोविजन हैज टू डू विद द राहुल गांधी सिचुएशन। यहां यूज किया गया आईपीसी का सेक्शन 499 एंड 500। इट डील्स विद द डेफेमेशन, और इन दोनों प्रोविजंस में, इन दोनों क्लोजेस में डेफेमेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, इसलिए जो ये थर्ड प्रोविजन है ये अप्लाई होता है। इनके अलावा अगर कहीं भी 2 साल से ज्यादा की सजा मिल गई तो आप 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सूरत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को आईपीसी सेक्शन 499 500 के तहत 2 साल की सजा सुना दी। अगर 1 दिन भी कम होती तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। 2 साल की सजा जैसे ही सुनाई, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन, उसी दिन से वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे जेल टर्म के लिए प्लस आगे के 6 साल के लिए। ठीक है, इसलिए जो आपके नोटिफिकेशन आपने लोकसभा सेक्रेटेरिएट का देखा उसमें लिखा डेट ऑफ कन्विक्शन, और यहां तीनों जगह है डेट ऑफ कन्विक्शन, डेट ऑफ कन्विक्शन, डेट ऑफ कन्विक्शन। फोर्थ क्लोज है वो सेविंग क्लोज है कि इन सब सजाओं से बचा कैसे जाए।
फोर्थ क्लोज क्या कहता था? डिस्क्वालिफिकेशन अंडर ईदर सबसेक्शन शैल नॉट, in case of a person who is on the date of conviction is a member of parliament, take effect until 3 months have elapsed from the date, or if within that period an appeal or application for the revision is brought in. कहने का मतलब, अगर सिटिंग एमपी या एमएलए है और उनका कन्विक्शन हो गया, जैसे कि राहुल गांधी के केस में अभी, तो 3 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। उन 3 महीनों में उनको ये सुविधा मिलेगी कि वो हायर कोर्ट्स में अपील कर सके। और आगे लिखा है कि जब वो अपील की गई, उस अपील का फाइनल फैसला नहीं आता तब तक भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब होता क्या है, आपने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट में अपील लगाई, सेशन कोर्ट से आपने हाई कोर्ट में अपील लगाई, हाई कोर्ट से आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई। अब इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है आप सोच सकते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोविजन है, इन तीनों प्रोविजंस को डाइल्यूट कर रहा है, इन तीनों प्रोविजन को, क्योंकि अगर यहाँ पे तीनों में कहीं भी उनको सजा मिलती भी है तो क्लोज 4 उनको बचा लेता है कि 3 महीने तक तो डिस्क्वालीफाई होंगे ही नहीं, और अपील अगर कर दी तो अपील का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा तब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। दिस फोर्थ क्लोज वाज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन लिली थॉमस केस 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस फोर्थ क्लोज को स्ट्रक डाउन कर दिया, और इसकी वजह से, क्योंकि अब ये ऑपरेटिव नहीं है, तो राहुल गांधी इसका बचाव नहीं ले सकते। अगर लिली थॉमस केस में 2013 में इसको स्ट्रक डाउन नहीं किया होता तो ये इतना बड़ा न्यूज बनता नहीं आज, डिस्क्वालीफाई होते नहीं 3 महीने के लिए, और अपील तो ऑब्वियसली करते ही। अब ये सेविंग क्लोज एमपीज के पास नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा क्या राहुल गांधी ने बोला कि जिसकी वजह से उनपे ये सेक्शन 499 और 500 लगा? ये तो आपने देख लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्या है, सेक्शन 8 में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन 102, 103। सेक्शन 8 के एक ही प्रोविजन को आप ध्यान रखो कि अगर किसी भी केस में 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई तो 2 साल वो जेल टर्म प्लस 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर इशू में राहुल गांधी जी को ये कन्विक्शन मिला और उनको इम्प्रिजमेंट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस राहुल गांधी इन 2019 डेफेमेशन केस, इसको यहां लिखें क्रिमिनल डिफेमेशन केस, ग्रांट्स बेल भी दे दी, सस्पेंड 2 ईयर, सेंटेंस फॉर 30 डेज। तो 2 साल की सजा इनको मिली, उसको सस्पेंड कर दिया 30 दिन के लिए, ओवर द एलिज्ड रिमार्क दैट इज हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी एज अ सरनेम। ये राहुल गांधी ने 2019 जो इलेक्शन रैली थी उसमें कोलार कर्नाटका में बोला था, साइटिंग नीरव मोदी एंड ललित मोदी ड्यूरिंग ए रिमार्क इन पॉलिटिकल कैंपेन। एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुने, पूरा कनेक्ट हो जाएगा लास्ट तक। इसके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई, पिटीशन फाइल की गई कि इन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर सरनेम को डिफेम किया है, उनकी रेपुटेशन खत्म की है, तो इनके खिलाफ सेक्शन 499 अप्लाई किया जाए। तो सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 499 में which says the state that any word spoken, read, gesture with the intention of harming a person's reputation is considered to be defamation and attracts legal punishment. ये तो है आईपीसी सेक्शन 499। सेक्शन 500 क्या कहता है, whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term of not exceeding 2 years with a fine or both। इस बात को ध्यान रखें, extend to 2 years मतलब more than 2 years नहीं हो सकती। अब आप थोड़ा सा कनेक्ट करके देखो चीजों को। सेक्शन 8 में, आरपीए सेक्शन 8 में अगर 2 साल से 1 दिन भी ज्यादा की सजा मिल गई
या 2 साल की भी एग्जैक्टली सजा मिल गई तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग ए मेंबर ऑफ एमपी। एंड सेक्शन 500 में मैक्सिमम सजा ही 2 साल की है, यहां मैक्सिमम 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है, और सेक्शन 8 में मिनिमम 2 इयर्स चाहिए डिस्क्वालीफाई होने के लिए, मिनिमम 2 इयर्स। किस तरीके से यहाँ जज साहब ने एकदम मैच कर दिया चीजों को, अगर एक दिन भी कम इनकी सजा होती तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ये क्लियर हो चुका है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता कि उनके पास रेमेडीज क्या है। लेट्स टॉक अबाउट द रेमेडीज विद राहुल गांधी। So these are the remedies available. First of all, suspension overturning of conviction by appellate court. Appellate court इस conviction को ही खत्म कर दे all together. Overturning the judgment of lower court. तो obviously सीधी सी बात है वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे फिर। दूसरा, रिडक्शन इन जेल टर्म बाय द appellate court. अभी आपने देखा मैक्सिमम इक्वल्स टू मिनिमम, एक दिन भी अगर जेल टर्म कम हो जाएगी बाय appellate court तो राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो थर्ड सेकेंड रेमेडी ये है। थर्ड, स्टे ऑन कन्विक्शन। स्टे ऑन कन्विक्शन, स्टे ऑन कन्विक्शन का मतलब जो सजा उनको मिली है कन्विक्शन, उस कन्विक्शन के ऊपर स्टे लग जाए, और ये अपीलेट कोर्ट लगा सकता है। कन्विक्शन के ऊपर स्टे, दिस इज नॉट द स्टे ऑन द सेंटेंस। सेंटेंस के ऊपर स्टे तो इन्हें मिला हुआ है 30 दिन का, 30 दिन का विंडो तो मिला हुआ है ताकि वो अपील कर सके हायर कोर्ट्स में, बट कन्विक्शन के ऊपर ही स्टे मिल जाए तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं माने जाएंगे। और इसी बेसिस के ऊपर कन्विक्शन के ऊपर स्टे, इस बात पे ही एक पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसे कहते हैं लोक प्रहरी केस 2018। इसमें पटिशनर ने ये बताया कि ये जो स्टे ऑन कन्विक्शन है ये रेट्रोस्पेक्टिवली डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे रोक सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या बोला लोक प्रहरी केस में, अपॉन द स्टे ऑफ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी 389 का मतलब ये है कि यहां अपीलेट कोर्ट के पास कन्विक्शन को स्टे करने की पावर है। द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 8 विल नॉट ऑपरेट। समझ पा रहे बात को? सेक्शन 8 की वजह से जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो ऑपरेट नहीं करेगा अगर कन्विक्शन को स्टे मिल गया अंडर सीआरपीसी 389। फिर यहां कोर्ट ने सेंटेंस के स्टे में और कन्विक्शन के स्टे में डिफरेंस समझाया। क्या? व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस इज स्टेड, जेल जाना था आज से ही, पर कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा जो एग्जीक्यूशन है सेंटेंस का वो 30 दिन बाद होगा, 30 दिन बाद से उसकी जेल स्टार्ट होगी। Where the execution of sentence is stayed, the conviction continues to operate. Conviction अभी भी चालू है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन तो होगा, बट where the conviction itself is stayed, conviction ही stay हो जाए, the effect is that the conviction will not operate from the date of stay. इसका इफेक्ट ये होगा कि conviction जिस दिन stay मिला उस दिन से ही ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। An order of stay of course does not render the conviction non-existent but only non-operative. अगर किसी को कन्विक्शन पे स्टे मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कन्विक्शन ऑल टुगेदर रिमूव हो गया है या नॉन एग्जिस्टेंट हो गया है। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि नॉन ऑपरेटिव है। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं अगर स्टे ऑन कन्विक्शन मिल जाए तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हट जाएगा, उसके बाद वो हायर कोर्ट्स में अपना केस लड़ें। दूसरी क्या बात है, ये रेमेडीज हैं राहुल गांधी के पास हायर कोर्ट्स में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में कुछ इस बारे में बहस की जा सकती है। पहला, प्रेसिडेंट को लेके, प्रेसिडेंट के रोल को लेके। आर्टिकल 103 में हमने देखा, आर्टिकल 103 इस बारे में प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर में, दैट टू ऑन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो ओपिनियन है वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। बट इस केस में आपने कहीं भी प्रेसिडेंट का नाम नहीं सुना। कांग्रेस के लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम इस बात को उठाएंगे आगे कि 103 का वायलेशन हो रहा है यहाँ,
प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट का ओपिनियन लिया ही नहीं गया, और लोकसभा सेक्रेटेरिएट का जो नोटिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि प्रेसिडेंट का रोल कब होगा और क्या होगा। सो इन लिली थॉमस केस 2013, जिसमें हमने देखा कि सेक्शन 8(4) को स्टक डाउन कर दिया था, जो कि एक प्रोटेक्शन हो सकता था राहुल गांधी के लिए, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला कि आर्टिकल 1013A, आर्टिकल 1013A, आर्टिकल 101, 102, 103, 104, they all talks about the provisions of disqualification of member of parliament, जिसमें हमने 2 देख लिया, 3 देख लिया। 1 के अंदर ये है कि अगर आर्टिकल 102 के किसी प्रोविजन में कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी सीट खाली उसी दिन से, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जी कह रहे हैं कि आर्टिकल 103 में प्रेसिडेंट की डिसीजन फाइनल होगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 101 में लिखा है कि अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसी दिन से सीट खाली। कैसे? प्रोवाइडेड दैट इफ ए मेंबर ऑफ हाउस बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लोज 1 ऑफ 102, his seat shall thereupon become vacant। ये लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर्स हैं ये, became vacant, hence the seat of member who becomes subject to any of the disqualification mentioned in clause 1। इस clause 1 में क्या आता है? any law made by the parliament। और कौन सा लॉ पार्लियामेंट बनाया? RPA 1951। उसका कौन सा सेक्शन? 8, और उसका कौन सा सबसेक्शन? 3। will fall vacant on the date on which the member incur the disqualification। अब आगे ध्यान से सुनना। and cannot await the decision of president or the governor as the case may be। प्रेसिडेंट के डिसीजन का वेट नहीं करना। तो क्या प्रेसिडेंट का रोल है फिर? आर्टिकल 103 का मतलब क्या है? इस पे भी कोर्ट ने बताया कि द फिलिंग ऑफ सीट विच फॉल वैकेंट, जो सीट खाली होगी डिस्क्वालिफिकेशन पे, उसको जब भरा जाएगा, हाउएवर मे अवेट द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर, उस समय प्रेसिडेंट के डिसीजन का इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि मान लो, देखो इस केस में क्या है, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए, अब इलेक्शन दोबारा होने, सीट फिर से भरी जाएगी बाय इलेक्शन। अब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन उन ग्राउंड्स पे नहीं है कि जो आर्टिकल 102 में मेंशन है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन को स्ट्रक डाउन करने का ओपिनियन इलेक्शन कमीशन से ले सकते हैं और अपना फैसला सुना सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आर्टिकल 103 के पहले 3 वर्ड देखो, उसमें लिखा है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस, तो जब कोई क्वेश्चन होगा तो प्रेसिडेंट से पूछेंगे, वरना तो डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट इफेक्ट से होगा। ठीक है, अगेन लोक प्रहरी केस में इसी बात को वापस रिपीट किया गया। नो डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज रिक्वायर्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन की वजह से अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आया तो उसके क्वेश्चन के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर का डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। और ये PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट में ये बताया गया कि ओनली डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन इज टू बी रेफर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर। जिस क्वेश्चन में डिस्प्यूट है, और यही आर्टिकल 103 में लिखा है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस। क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा, साफ साफ लग रहा है कन्विक्शन हो गया, बात खत्म। बट कोर्ट में इस बात को कोर्ट किया जा सकता है कि 103 का यूज क्यों नहीं किया गया, या तो 103 में जो है उसकी क्लियर कट डेफिनेशन बताओ, क्वेश्चन कब अराइज होता है, ये डिस्प्यूट कब होता है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन कब मानेंगे आप। ठीक है, और क्या रेमेडीज हैं? ये 2 रेमेडीज हमने देख ली। चैलेंजिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 103, प्रेसिडेंट डिसीजन बिफोर फिलिंग ऑफ वैकेंट सीट, वैकेंट सीट को फिल किया जाए उससे पहले प्रेसिडेंट कुछ बात करें इस बारे में, तो ये हो सकता है। एंड लास्ट, साइटिंग कुलतार सिंह जजमेंट 1964, ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने या हायर कोर्ट के सामने बताया जा सकता है। क्या था इसके अंदर?
ये लास्ट केस से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ था, कुलतार सिंह एमएलए फ्रॉम अकाली दल, मुख्तार सिंह एमएलए कंटेस्टेंट फ्रॉम कांग्रेस। इलेक्शन के अंदर कुलतार सिंह ने अपनी इलेक्शन मीटिंग्स में बहुत बार पंथ वर्ड को यूज किया। उसने कहा कि आई एम द प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिखिज्म, तो सिख लोग हैं, मुझे वोट दें, ऐसा इन्होंने बोला। और इन्होंने कुछ पैम्पलेट्स इश्यू करवाई और वो लोगों में बांटी, जिसमें बहुत जगह इस वर्ड का यूज किया गया, पंथ, अकाली दल, पंथ 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 एंड पंथ। मुख्तार सिंह अप्रोच द कोर्ट एंड सेड, इन्होंने जो पंथ वर्ड का यूज किया है, ये डिमांडिंग वोट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स, ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इश्यू के ऊपर अपनी क्या बात कही वो और देख लीजिए। वो किसके फेवर में है, अभी राहुल गांधी के फेवर में बताई जा सकती है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट वाज कॉल्ड अपॉन टू डिसाइड वेदर द पंथ यूज्ड इन पैम्पलेट अमाउंटेड टू एन अपील ऑन नेम ऑफ रिलीजन। क्या पंथ वर्ड को यूज करना अमाउंट्स टू एन अपील इन द नेम ऑफ रिलीजन? तो कोर्ट ने कहा, और बहुत समझदारी वाली बात कही, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी रेड एज होल, पूरे डॉक्यूमेंट को साथ में पढ़ो, तुम केवल पंथ वर्ड को हाईलाइट करके केवल उसी को मत पढ़ो, उसमें और क्या पढ़ा लिखा है वो देखो। इफेक्ट डिटरमाइन इन फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड रीजनेबल मैनर। अब कनेक्ट करो इस बात को कि राहुल गांधी ने क्या बोला था। राहुल गांधी ने बोला था, हाउ कम ऑल थीव्स हैव सरनेम मोदी। इसमें ओबीसी का रेपुटेशन खराब हो गया, मतलब ये दोनों बातें थोड़ा कनेक्ट करने में। In reading such document, it would be unrealistic to ignore the fact when election meetings, जैसा कि 2019 में इलेक्शन मीटिंग में कोलार कर्नाटक में थे राहुल गांधी, are held and appeals are made by the candidate opposing party, the atmosphere, जो माहौल होता है, is usually surcharged with partisan feeling and emotions and use of hyperbolas and exaggerated language on the adoption of metaphors। कुछ शायरियां कुछ चल रही होती हैं। Extravagance of expression in attacking one other is a part of game। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन रैलीज में ऐसा होता है। So when the question about the effect of speech is delivered, is argued in a cold environment of judicial chamber। बट जब जज उस बात को सुनता है, आज 2023 फेब में ये मामला सुना गया, 2019 में कोलार में कर्नाटक में राहुल गांधी ने बोला, वो एनवायरमेंट कुछ अलग था और जज के चैम्बर में एसी चल रहा है, शांति से बैठे हो, कूल एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे में सम अलाउंस मस्ट बी मेड एंड द इम्पल्स स्पीच मस्ट बी कंस्ट्रूड इन दैट लाइट। उस हिसाब से सोचें कि क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी। इसे हम कह सकते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को थोड़ा सा एक बार के लिए साइड में रख के ड्यू प्रोसेस, रीजनेबल क्या है वो देखो, नेचुरल जस्टिस। Therefore, the language used by politicians in a politically charged atmosphere like election meeting should be treated with a little understanding and a spirit of realism। अब रियलिटी को भी देखें कि एक्चुअल में डिफेमेशन है भी नहीं। अब इसमें कुछ इश्यूज हैं कि मतलब देखो, ये जज के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कितनी सजा इसमें देते हैं। यहाँ इनको मैक्सिमम जो इतना क्या हीनियस इनको क्राइम किया इन्होंने कि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया। और वो मैक्सिमम किसके लिए मिनिमम है? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, आरपीए 1951 सेक्शन 8 में। दूसरा, यहां ये टॉपिक खत्म होने के साथ कुछ क्वेश्चन छोड़ देता है, जैसे डिफेमेशन इज चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत सारे बेसिस के साथ में डिफेमेशन भी लिखा है। क्या ये कॉलोनियल रूल, डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन लॉज, मिसयूज, वॉइड फॉर वेगनेस, इसके डेफिनेशन में क्लियर नहीं कि रेपुटेशन कैसे खराब होती किसी की। On the other hand, Supreme Court in Subramaniam Swamy case stated that कि reputation is a part of Article 21 dignity।
तो हमारे लिए आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। डिग्निटी पहले इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उन्होंने डिफेमेशन को सही माना सुप्रीम कोर्ट ने। एक पक्ष ये है। दूसरी बात, जब हमारे पास सेक्शन 19 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 19 में आप सूट फाइल कर सकते हो डिफेमेशन का, बट वो सिविल प्रोसीजर होगा, उसमें कंपनसेशन मिलेगा। तो लोग इसको क्यों चूज करते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन को, इसको डीक्रिमिनलाइज करके केवल सिविल डिफेमेशन भी तो रह सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में इम्प्रिजमेंट पर्पस नहीं होता है, हरासमेंट और इंटिमिडेशन पर्पस होता है। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको इसके लेक्चर को खत्म करता हूं, और आप इस पर लिखने की कुछ कोशिश करें कि डिफेमेशन, फ्रीडम स्पीच, और बहुत बार ये इशू उठा है, श्रीमती जयललिता के टाइम ये उठा था। तो ये अब रिक्वायरमेंट है कि कुछ जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको स्ट्रक डाउन किया जाए, या उनकी डेफिनेशन को एकदम जितना हो सकता है एज फार एज पॉसिबल क्लियर किया जाए कि रेपुटेशन के लॉस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। और आप इस पूरे लेक्चर के साथ में अपने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951-50 का जो लेक्चर्स हैं उनको भी साथ में पढ़ें, और कुछ लिखने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में पूछा जा सकता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।